हाय बैक बेंच फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये विजन आईएएस की अक्टूबर 2022 की मैगजीन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट। इसमें दिया हुआ है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का केवल असाधारण परिस्थिति में ही उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब निवारक निरोध। इसका गहराई से मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है आखिरकार। पहले देखते हैं इसका आधार क्या क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार क्या क्या हैं। पहला आधार है राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए, रक्षा संबंधित मामलों के लिए। ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन को अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो जब किसी व्यक्ति को उसकी बिना कारण बताए हिरासत में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, ये सरकार द्वारा लाया गया है, जिससे जो भी लोग हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न होते हैं, जैसे आतंकवादी है या कोई और बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अल-कायदा, तालिबान टाइप के जो आतंकवादी ग्रुप हैं, उनके लिए ये सुविधा बनाई गई थी कि यदि कोई भी ऐसा, अगर गवर्नमेंट को पता लगता है कि ये व्यक्ति किसी संगीन कामों में संलिप्त है, तो उस व्यक्ति को बिना उसको कारण बताए सीधा हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, और इसको आवश्यक नहीं है कि इसे कारण बताया जाए। ठीक है, ये तो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये शक्ति किसे प्राप्त होती है? सेंट्रल के हाथ में या राज्य के हाथ में? ये है राज्य को। प्रिवेंटिव डिटेंशन राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इस कारण इसका संयमित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, किसी भी चीज़ का प्लस पॉइंट होता है तो उसका माइनस पॉइंट भी होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा कह सकते हैं टूल है, जिसके जरिए हम, इसका पॉजिटिव व्यू तो ये है, मान लीजिए देश की सुरक्षा के लिए हम किसी भी व्यक्ति को बिना उसके कारण बताए हिरासत में ले सकते हैं। दूसरा इसका ये है, जैसे किसी का कोई आपसी मुद्दा भी हो जाता है कभी कभी, तो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। जैसे अभी आप एक पार्टी के बारे में काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे, काफ़ी लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। अब इसके आधार मैंने आपको बताए दिए हैं, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ओके, इसमें आ गया पब्लिक सिस्टम, पब्लिक से भी रिलेटेड होगा तब भी इसको कर सकते हैं। आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामलों में। ओके, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। किसके बीच? कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के बीच भंग होने, ठीक है, अंतर किया है। किसने किया है? न्यायालय ने।
जुडिशरी ने क्या किया, कानून व्यवस्था की परिस्थिति और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल वाले ज्यादातर स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन इसमें सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आ जाता है कि क्या केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में लागू किया गया है। दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच लागू किया गया, या फिर तीसरा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। ठीक है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केवल किस परिस्थिति में, या तो वो टेररिस्ट है या लोक व्यवस्था को भंग होने की स्थिति आ गई है उस व्यक्ति के लिए, इसलिए उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जाता है। ओके, अब हम इसे आगे बढ़ेंगे। आगे दे रहे हैं, इस निर्णय में शीर्ष न्यायालय की पीठ ने अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन, ये एक क्या है, केस है। क्या है, अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में 1982 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। क्या हवाला दिया है, इसे ही पढ़ते हैं। इस मामले में कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो समाज की सुरक्षा के लिए किया गया है, ना कि किसी व्यक्ति को जेल में डालने के लिए। इसका ये कहना है शीर्ष न्यायालय का। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पिछले 2014 से देखा जाए, 14 से पहले के प्रिवेंटिव डिटेंशन और अब के उसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले बहुत कम लोगों पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोगों पे। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो ये है, 80% लोग इसमें निर्दोष हैं। ये सबसे बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षोपाय। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ भी सुरक्षोपाय दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं तो उसका कुछ भी। ठीक है ना, इसमें पहला क्या दिया, अनुच्छेद 22, इसमें दिया अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(4), अनुच्छेद 22(7)(b). ओके, इसे हम बाद में देंगे, पहले ऊपर के देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को, कितनी बड़ी बात इसमें लिखी हुई है, किसी भी व्यक्ति को बिना कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता, या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 22(1) के द्वारा प्रत्येक कैदी को, प्रत्येक अपराधी को, ओके, व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई केस उस पर अप्लाई नहीं हुआ है तो उसे कैसे बिना सजा के उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब क्या है, अनुच्छेद 22(2), प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये नियम है, कई लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है और जाना पहचाना भी है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अगला पॉइंट क्या है, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। ओके, पहला पॉइंट क्या था कि गिरफ्तारी की जानकारी, ठीक है, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी बिना दिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और 24 घंटे से अधिक समय के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना
डिटेन नहीं किया जा सकता। ओके, अगला क्या है, अनुच्छेद 22(3). अनुच्छेद 22(3) क्या कहता है, ये उपयुक्त दो उपखंड एक व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये दो पावर्स दी हैं, तीसरे ने इन दोनों ने खंडन कर दिया, किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अब जो भी हमें ऐसी उठाने की बिना किसी जानकारी दिए जो पावर मिली है वो किससे मिली है, 22(3), अनुच्छेद 22(3। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश के साथ देश का नागरिक है या किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, तो ये दो खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। कौन कौन से खंड, अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), ये लागू नहीं होंगे। अब 22(4) क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए अगर आप किसी को उठा भी लेंगे तो 3 महीने से ज़्यादा उसे नहीं गिरफ्तार कर सकते। ओके, हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। मतलब जो आर्टिकल 22(4) क्लॉज है वो क्या कह रहा है कि 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। अगले पल क्या कह रहा है वो, कि अगर पर्याप्त कारण मौजूद हैं, अगर पता चलता है कि वो आतंकवादी या लोक व्यवस्था के लिए कोई हानिकारक व्यक्ति है तो 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। वो भी कब, जब सलाहकार बोर्ड से पुष्टि कर दे, सलाहकार बोर्ड जब पुष्टि करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 22(7)(b), ये काफ़ी अच्छा अनुच्छेद है। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है। ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर कानून लागू हो सकता है। ठीक है, इसमें अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे कितने आए थे, 1 2 3 4 5, 5 आए हैं और सब किसमें, 22 में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 22(a), 22(2), ठीक है। 22 से क्या कहता है, बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 22(2) क्या कह रहा है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। 22(3) क्या कह रहा है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 22(3) ये कह रहा है, अगर पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो उस व्यक्ति के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लागू गिरफ्तार किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 22(4), इसके तहत क्या है, 3 महीने से अधिक अवधि के लिए अगर किसी को डिटेन कर भी लिया है तो 3 महीने से अधिक अवधि के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके ही साथ में एक और पॉइंट जोड़ा गया है, सलाहकार बोर्ड की परामर्श, यदि सलाहकार बोर्ड किसी कारणवश पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट थे, 24(4), 24(7)(b), 22(7)(b, सॉरी 22(7)(b) क्या कह रहा है, यदि संसद यह प्रावधान कर दे 3 महीने से अधिक समय के लिए भी किया जा सकता। मतलब इसमें हर चीज़ अलाउ है, नहीं भी किया जा सकता, किया भी जा सकता, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। ठीक है,
अगला क्या कह रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। सबसे मुख्य पॉइंट तो यही है। आखिरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? सामान्य अर्थों में समझते हैं। अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है ऐसा कोई व्यक्ति, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है, ठीक है, मतलब अगर किसी को हिरासत में लिया है तो कानून और व्यवस्था के समक्ष अगर खतरा उत्पन्न करेगा और लेकिन अभी तक नहीं किया गया है तो क्या किया जाएगा, प्राधिकारियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने के लिए उसे डिटेन किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई आतंकवादी है और वो अगर हमारे देश में घुस आता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि आतंकवादी उसे रोकने के लिए अंजाम, ठीक है ना, उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिना किसी मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्या दे रहा है, नेक्स्ट अगला है भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1), 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत की सुरक्षा प्रदान करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि 22(a) और 22(b) इसके तहत क्या है, गिरफ्तारी तथा हिरासत में सुरक्षा प्रदान करना, गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। इसी से ही एक रिलेटेड काफी अच्छी चीज है जिसे कहते हैं अग्रिम जमानत। अगर किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट निकल आया है, अगर उसके घर के आसपास भी वो FIR की कॉपी पहुंच गई है तो उसकी अग्रिम जमानत के लिए वो लोग काफी प्रेशर डाल रहे हैं। निम्नलिखित कुछ कानून है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम आदि। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की भारत में अपराध रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इसे ही पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता क्या होती है, IPC इंडियन पिनल कोड, और दूसरी क्या होती है, CRPC क्रिमिनल पिनल कोड। ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम। ठीक है, अगला क्या रहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। ये काफी एक इम्पोर्टेंट वो है जो पूरे देश में जितने भी अपराध होते हैं उसका सब ब्यौरा रखती है, सबका रिकॉर्ड रखती है और सभी को समान नजरों से देखती है। भारत में अपराध रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार क्या है, भारत में 2021 में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन की हिरासत में रखा गया। यह संख्या 2017 में बाद में सबसे अधिक है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC की धारा 151 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान करती है। क्या है प्रावधान,
पुलिस को लगता है किसी संज्ञेय अपराधी को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है, तो उसमें ऐसा करना अधिकार है। ठीक है, अब इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े मुद्दे हैं। क्या कह रहा है? कार्यकारी निरंकुशता। कार्यकारी निरंकुशता कैसी है इसमें? कार्यकारी निरंकुशता ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों को अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण में लागू करने और न्यायिक हस्तक्षेप दायरे को सीमित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कार्यकारी निरंकुशता अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण में लागू करने और न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसे? प्रिवेंटिव डिटेंशन को। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अब एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, दूसरी ओर प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे टूल्स हैं जिसका उपयोग काफी आतंकवादियों को भी पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई मासूम भी इसमें फंस सकता है। मौलिक अधिकारों का किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की तुलना में अधिक उल्लंघन होता है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो जो इसमें वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, जिन जिनका हनन हो रहा है वो इसमें लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तीन बहुत ही अच्छे अच्छे वो हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दुरुपयोग। प्रिवेंटिव डिटेंशन के दुरुपयोग क्या क्या हो सकते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन के दुरुपयोग क्या है? इसके दुरुपयोग के उदाहरण बढ़ रहे हैं, जैसे असहमति कम करने के लिए। उदाहरण के लिए 2018 से 2020 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, आपने सुना होगा, योगी जी ने NSA लगा दिया, उस पर NSA लग गई, इस पे NSA लग गई। उसका मतलब यही है, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। सभी डिटेंशन ऑर्डर्स में से 78.33% गलत पाए गए। मैंने आपको 80% बताया था, लेकिन यहाँ पे कितने? 78.33। वो भी मैंने कहीं पढ़ा ही था, 80%। 78.33 लिखा है इसमें। कार्यभार, लंबित मामले अदालतों के कार्यभार में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए डिटेंशन संबंधी आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाओं की सुनवाई में कई महीने लग सकते हैं। नतीजन यह प्रक्रिया काफी उत्पीड़क बन जाती है। अगर मान लीजिए किसी मासूम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसको पता नहीं है कैसे क्या है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्पीड़नदायक बन जाता, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला। सलाहकार बोर्ड, इसमें अगला पॉइंट दिया, सलाहकार बोर्ड क्या है इसके बारे में देखो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग 21(7)B जो वो है वो यही इसी के अकॉर्डिंग होगा। 22(7) जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल 22(7)B यही था ना जो अभी हमने पढ़ा था। इसमें क्या है? अगर सलाहकार बोर्ड कह देगा तो 3 महीने से ज्यादा उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन 78.33% केसेस गलत हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें काफी मासूम लोगों को भी फंसा दिया जाता है। ठीक है, अगला हम देते हैं डिटेन किए गए व्यक्ति का उत्पीड़न। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका उत्पीड़न कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत संबंधी मामलों के निपटान के लिए कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। ठीक है,
साथ ही रिट याचिका के अलावा अन्य निवारण तंत्रों की अनुपलब्धता के कारण डिटेन किए गए व्यक्ति का उत्पीड़न भी होता है। ठीक है, अब ये क्या आगे की रहा वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करने वाले कानून। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कह रहा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950। ये क्या कह रहा है? आप 1950 का अधिनियम, यह इस तरह का पहला कानून था। इसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए पारित किया गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971। ये मीसा, पोटा, टाडा, ये है, ये देखो दिया है, कॉफ, पोसा, टाडा, पोटा। ठीक है, मीसा, इसको तो कैंसिल ही कर दिया गया है सब, पोटा वोटा को। क्या लिखा है? 2002 में इसे टाडा के समान उद्देश्यों के लिए लागू किया गया। इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया सबसे शक्तिशाली और प्रतिबंधात्मक कानून माना जाता है टाडा, ये चीज ध्यान रखना। कॉफे पोसा, इसमें विदेशी मुद्रा के भंडार, विदेशी मुद्रा को बनाए रखने व उसमें वृद्धि करने तथा इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग किया जाता है, प्रावधान किया गया है ना। अब ये क्या कह रहा है? 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मीसा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, मीसा तो खत्म हो गया है, फिर भी इसे पढ़ लो। अगला पॉइंट क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है? ए गोपाल बनाम मद्रास राज्य, पहला निर्णय। इसमें क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आखिरकार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किस व्यक्ति ने इसका उद्घाटन किया है? क्या है? ए गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को इसी अधिनियम को स्वीकृति दी गई इस केस के द्वारा। अब क्या कह रहे हैं? शिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेशी जांच के लिए समक्ष नहीं है। शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद। इसमें क्या है? हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कभी कभी ये है इसका सपोर्ट करता है, जो कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? आगे की रहा कानूनी प्रतिनिधि। डिटेन किए गए व्यक्ति को मामले के किसी भी स्तर पर अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ये इनकी मांग है। अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके मनपसंद वकील से उसकी बात कराई जाए, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो उसके केस को आगे बढ़ा सके। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति इतना समर्थ नहीं है, ठीक है, तो उसे सरकारी वकील किया जाए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बचाव पक्ष द्वारा सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना मत प्रभावी रूप से रखा गया। ठीक है, सलाहकार बोर्ड, इसमें उच्च न्यायालयों के केवल मौजूदा न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की वैधता और विस्तार का निर्णय समय, त्वरित सुनवाई तथा प्रभावी निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, ये इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन। समय सीमा के नहीं, सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद ही प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को प्रभावी बनाना चाहिए। देखिए, इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। मान लीजिए इतना सब कुछ कार्रवाई करेंगे तो आतंकवादी और जो संगीन व्यक्ति हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा?
और जो इसका नुकसान है वो ये है कि सीमाओं में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है लड़ाई की जड़ बढ़ेगी। समय सीमा। समय सीमा क्या है इसकी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको आदेश को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इससे डिटेन किए गए व्यक्ति को केवल कार्रवाई या स्वतंत्र निकाय पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए। तीसरा क्या है, संवैधानिक सुरक्षा प्रयास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।